Journey to the End of the Earth. सोचो जरा, क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जो हमें अर्थ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक साथ बता दें? एक ऐसी विंडो जहां से हम सब कुछ देख सकते हैं। वेलकम बैक टू नर्डी साइड, जहां हम बोर्ड्स का रिवीजन सिंपल और एंगेजिंग बनाते हैं। आज हम टिशानी दोषी के साथ जा रहे हैं एंटार्क्टिका, उनके चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में। और ये कोई ऐसी वैसी जर्नी नहीं थी, इट वॉज मोर देन 100 आवर्स लॉन्ग। मंजिल थी एक ऐसी जगह जिसके पास शायद इन सभी सवालों का जवाब है। ओके, तो इस चैप्टर को हम इन 5 पार्ट्स में समझेंगे। उनकी जर्नी, फिर गोंडवाना की हिस्ट्री, आज का क्राइसिस क्या है, फ्यूचर की होप किस में है, और फाइनली अ वॉक टू रिमेंबर। लेट्स स्टार्ट। तो ऑथर का सफर शुरू होता है मद्रास से, विच इज 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, और वो जा रही हैं दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे सूखे और सबसे तेज हवाओं वाले कॉन्टिनेंट पर, एक रशियन रिसर्च वेसल में जिसका नाम था द एकेडेमिक शुकाल्स्की। जस्ट इमेजिन करो, ये कितनी एपिक जर्नी रही होगी। उन्होंने टोटल 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 अलग अलग बॉडीज ऑफ वाटर और न जाने कितने ही इकोस्फीयर्स यानी अलग अलग नेचुरल एनवायरनमेंट्स क्रॉस किए। इतने लंबे सफर के बाद जब उन्होंने अंटार्कटिका पर पहला कदम रखा तो अचानक एक फीलिंग आई, पहले रिलीफ की और इसके अचानक बाद वंडर की, एकदम आश्चर्य। अंटार्कटिका को देखकर ऑथर के दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया कि कैसे इंडिया और अंटार्कटिका कभी एक ही जमीन का हिस्सा थे। हाँ, इट साउंड स्ट्रेंज राइट, बट इट्स ट्रू। चलो इसको समझते हैं। तो ये गोंडवाना एक जायंट जिगसॉ पजल की तरह था। सोचो, 650 मिलियन साल पहले एक ह्यूज अमालगमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट जिसमें आज के सारे सदर्न कॉन्टिनेंट्स आपस में बिल्कुल फिट थे। उस टाइम माहौल भी एकदम अलग था, काफी गर्म क्लाइमेट, ढेर सारे प्लांट्स और एनिमल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम इंसान, वी वर नॉट ऑन द ग्लोबल सीन, हम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ये टाइमलाइन देखो, ये अर्थ की पूरी स्टोरी बताती है। गोंडवाना फॉर अबाउट 500 मिलियन ईयर्स थ्राइव करता रहा। फिर जैसे ही डायनासोर्स का टाइम खत्म हुआ, ये सुपर कॉन्टिनेंट टूटना शुरू हो गया और इसके बहुत बहुत टाइम बाद इंडिया का पीस नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट हुआ, एशिया से टकराया और उसी जबरदस्त कोलिजन से बने हमारे हिमालयाज। ये लाइन ऑथर के उस वंडर को, उस आश्चर्य को परफेक्टली कैप्चर करती है। सच में सोचकर ही दिमाग घूम जाता है कि 1 मिलियन साल में अर्थ पर कितना कुछ बदल सकता है, और हम उस बदलाव का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। तो ये तो हुई पास की बात। अब आते हैं प्रेजेंट पर, जहां हम यानी ह्यूमंस पिक्चर में आते हैं, और आते ही हमने सब कुछ बदलना शुरू कर दिया। ये स्लाइड देखो, अगर हम अर्थ की पूरी हिस्ट्री को एक 24 घंटे की घड़ी माने, तो हम यानी ह्यूमन सिविलाइजेशंस यहां सिर्फ पॉल्ट्री 12,000 ईयर्स से हैं। मतलब बस कुछ सेकंड्स, और इतने से टाइम में हमने विलेजेस, टाउन्स, सिटीज, मेगा सिटीज बनाकर नेचर पर ऐसी डोमिनेंस क्रिएट की है कि काफी रक्कस मचा दिया है। अंटार्कटिका की आइस लेयर्स एक टाइम कैप्सूल की तरह है। इसका मतलब यह है कि इन बर्फ की लेयर्स के अंदर 5 लाख साल पुराने कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड हैं। बेसिकली हर लेयर एक अलग टाइम पीरियड की कहानी बताती है, जिसे स्टडी करके हम अर्थ के पास, प्रेजेंट और फ्यूचर क्लाइमेट चेंज को आसानी से समझ सकते हैं। ओके, तो इस ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इसके लिए ऑथर हमें एक होप दिखाती है, एक प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, जिसका वो खुद पार्ट थी। और ये प्रोग्राम शुरू किया था कनेडियन जेफ ग्रीन ने। देखो, वो सेलिब्रिटीज और रिच लोगों को ले जाकर थक चुके थे, क्योंकि वो बस एक लिमिटेड तरीके से गिव बैक कर पाते थे। उनका रियल एम था फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स को तैयार करना, यानी आप जैसे स्टूडेंट्स को, उन्हें वहां ले जाना जहां एक्शन हो रहा है। क्योंकि उनका बिलीफ सिंपल है, जब आप अपनी आंखों से ग्लेशियर्स को पिघलते हुए देखते हो ना, तो उसका इम्पैक्ट वो किताबों से 1000 गुना ज्यादा होता है। एंटार्क्टिका का सिंपल सा इकोसिस्टम हमें सिखाता है कि छोटी चीज़ों का कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए ये फाइटोप्लैंक्टन को देखो। ये माइक्रोस्कोपिक सी ग्रासेस हैं जो फोटोसिंथेसिस से पूरे सदर्न ओशन की फूड चेन को सपोर्ट करते हैं। अब सोचो, अगर ओजोन लेयर में थोड़ा सा भी डिप्लीशन इनकी एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, तो इसका जो डोमिनो इफेक्ट होगा वो पूरी मैराइन फूड चेन और ग्लोबल कार्बन साइकिल को हिला कर रख देगा। ये लाइन एग्जाम के लिए मार्क कर लो। ये फाइटोप्लैंक्टन वाला एग्जाम्पल टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स वाले क्वेश्चन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसे अपने आंसर में जरूर मेंशन करना। छोटी चीजों का ध्यान रखो और बड़ी चीजें अपने आप आकर ठीक हो जाएंगी। अब आते हैं चैप्टर के क्लाइमैक्स पर, ऑथर का सबसे प्रोफाउंड, सबसे गहरा एक्सपीरियंस, जो उनकी पूरी जर्नी का यूनिक निचोड़ है। अंक का जहाज शोकाल्स्की 65.55 डिग्री साउथ पर बर्फ में फंस गया था, आगे नहीं जा पा रहा था।
तो कैप्टन ने डिसाइड किया कि वो वापस मुड़ेंगे, बट उससे पहले सब लोग नीचे उतरकर ओशन पर वॉक करेंगे। जस्ट इमेजिन द फीलिंग। उनके पैरों के नीचे 1 मीटर मोटी आइस शीट थी और उसके ठीक नीचे 180 मीटर गहरा, जिंदा, सांस लेता हुआ नमकीन पानी था। और आसपास क्रेब ईटर सील्स धूप सेक रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे अपने यहाँ स्ट्रे डॉग्स बनियन ट्री के नीचे रेस्ट करते हैं। उस मोमेंट पे ऑथर को एक रेवलेशन हुआ, एक अनुभूति हुई कि इस प्लैनेट पर हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वो जमीन, वो पानी, वो जानवर, वो इंसान, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सब कुछ डीपली इंटरकनेक्टेड है। और ये स्टोरी हमें इसी इंपॉर्टेंट सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम टाइम रहते सुधर जाएंगे? क्या हम इस प्लैनेट को बचा पाएंगे? या फिर हम भी डायनासोर्स, मैमथ्स और वुली राइनोस की तरह बस हिस्ट्री का एक हिस्सा बनकर रह जाएंगे? तो ओवरऑल ये स्टोरी हमें सिखाती है कि प्लैनेट अर्थ की हेल्थ हमारे हाथ में है। मेन थीम्स याद रखो, जियोलॉजिकल हिस्ट्री, ह्यूमन इम्पैक्ट, इंटरकनेक्टेडनेस और सबसे इंपॉर्टेंट द रोल ऑफ द यंगर जनरेशन। इसका सार ये है कि भविष्य आपके हाथों में है। इस चैप्टर के डिटेल नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और की पॉइंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टोरी को एक बार दोबारा रीड करो, फिर नोट्स से रिवाइज कर लेना। रिटेंशन ऑटोमेटिकली बेटर होगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। कीप लर्निंग।